हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में रुचि रखते हैं और आप ये नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस के बारे में हर वो जानकारी दी जाएगी जो कि आपके लिए अत्यंत कारगर साबित होगी। दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि एमटीएस की नौकरी में क्या काम दिया जाता है। एमटीएस एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट वाइज आपको बताया जाएगा। दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक आते हैं एग्जाम में, और सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट से पेपर शुरू करना चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, और वो 4 सूत्र आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जिससे आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, कितने क्वेश्चन करने पर आप सेफ हैं, आप मेरिट में आ जाएंगे, वो हर जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हम एमटीएस में 3 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उन 3, 4, 5 नंबरों को कैसे वापस लिया जाए वो तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप एक भी जानकारी जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें, एसएससी एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं दोस्तों। और आपको हम इन हर जानकारी से रूबरू करवाएंगे कि आप कैसे इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमटीएस की नौकरी में क्या काम दिया जाता है और क्या होती है एमटीएस की नौकरी। तो दोस्तों देखें कि क्या करना होता है एमटीएस की जॉब में। दोस्तों, एमटीएस के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्यून, जूनियर गेस्टेटनर ऑपरेटर, वॉचमैन, क्लीनर तथा गार्डनर के पदों पर काम करने का मौका मिलता है। अगर आप एमटीएस में चयनित कर लिए जाते हैं तो आपको ये काम दिए जाएंगे। दोस्तों, और भी काम होते हैं जो कि आपका अधिकारी जो होता है वो जांच के पश्चात जो है आपको काम सौंपता है कि आप क्या करने के इच्छुक हैं और क्या आप कर सकते हैं। उसके आधार पर भी एमटीएस में आपको काम दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें सेक्शन के रिकॉर्ड का भौतिक रखरखाव आपको काम दिया जा सकता है। नियमित कार्यस्थलों और कंप्यूटरों पर काम करने में मदद करना, जैसे कि डायरी प्रेषण आदि। बिल्डिंग के बाहर कुरियर डिलीवरी करना। आईटीआई योग्यता से संबंधित कार्य यदि यह मौजूद है तो ये दिया जा सकता है। भवन के भीतर फाइलों और अन्य पेपर्स को ले जाना, फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना आदि। ड्राइविंग वाहन केवल अगर उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। सामान्य सफाई और सेक्शन इकाई का रखरखाव आपको काम दिया जा सकता है। शैक्षिक यूनिट में अन्य गैर लिपिक कार्य आपको दी जा सकते हैं। रखरखाव और वार्ड ड्यूटी आपको दी जा सकती है। कमरों का उद्घाटन और समापन, कमरों की सफाई, इमारतों की सफाई, फिक्सचर इत्यादि, पार्कों, लॉन, पेंटेड प्लांट्स आदि का रखरखाव जो है आपको करने को दिए जा सकता है। दोस्तों, ये काम होते हैं एमटीएस की जॉब में। दोस्तों, और आपको ये फॉर्म कितने उम्र तक भरने चाहिए और आप भर सकते हैं ये भी हम आपको बता दें। दोस्तों, एज लिमिट जो होती है, आयु सीमा जो होती है इस जॉब की, वो होती है दोस्तों 18 से लेकर के 27 वर्ष तक। कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 27 वर्ष के होने चाहिए। और कब तक होने चाहिए? जब तक जो है एमटीएस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं आ जाता। मान लीजिए कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए तो उसी डेट से आप 18 से ज़्यादा और 27 से कम उम्र के होने चाहिए। दोस्तों, इसमें जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाइज। जो रिजर्वेशन कैटेगरीज होती हैं उनमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, SC ST अगर आपकी कैटेगरी होती है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कि आप 5 साल ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी 32 साल की उम्र तक कर सकते हैं नौकरी। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी अगर आपकी ओबीसी है तो आप 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप PWD
अनरिजर्व्ड हैं तो एज रिलैक्सेशन आपको 10 साल तक मिल सकता है। ठीक है, अगर PWD OBC से आप संबंधित हैं तो आपको 13 साल तक जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आप PWD SC ST कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको 15 साल तक जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है दोस्तों। और अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, ESM रह चुके हैं, तो आपको 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ स्पिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको 3 वर्ष तक जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये था आपका फॉर्म अप्लाई करने की आयु सीमा। तो हम देख लेते हैं, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों। तो MTS एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं, क्या आपका एग्ज़ाम होता है, कितने एग्ज़ाम आपकी इसमें लिए जाते हैं। तो MTS एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया जो है, इसमें आपके लिखित परीक्षा पेपर 1 और 2 कंप्यूटर आधारित 2 पेपर लिए जाते हैं दोस्तों। एक तो लिखित परीक्षा होती है और एक होता है कंप्यूटर आधारित। ठीक है, आपके 2 पेपरों के बाद जो है अंतिम मेरिट बनती है और अंत में आपकी जो फाइनल लिस्ट आती है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दस्तावेज जांच के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है दोस्तों। तो पेपर 1 के बारे में पढ़ लेते हैं। पेपर 1 में क्या होता है। पेपर 1 जो होता है प्रथम टाइप परीक्षा में 100 प्रश्न जो उद्देश्य टाइप होते हैं, यानी MCQ आपके प्रश्न आते हैं 100 प्रश्न दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी 100 प्रश्न होते हैं तो 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर 1 होता है। और परीक्षा का समय जो है वो 90 मिनट का दिया जाता है दोस्तों। और यूरोपीय हिंदी और अंग्रेजी के दूसरे माध्यमों में आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पेपर 1। पेपर 1 में जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग जो होती है आपकी 0.25। अगर आपका सवाल जो है उसका उत्तर गलत हो जाता है तो आपके जो है 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं दोस्तों, लेस कर लिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 जो होता है आपका, उसमें आपका भाग 1 होता है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है 25 नंबर की और 25 ही अंक इसके होते हैं दोस्तों। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है भाग B होता है संख्यात्मक योग्यता, जिसे मैथ कहते हैं, जिसमें प्रश्न 25 होते हैं और अंक भी 25 प्राप्त होते हैं दोस्तों। भाग C जिसमें सामान्य अंग्रेजी होती है, इंग्लिश होती है दोस्तों, और जिसमें प्रश्न 25 होते हैं और अंक भी 25 होते हैं। भाग D जो होता है वो सामान्य जागरूकता, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि विषय जो हैं सम्मिलित किए जाते हैं सामान्य जागरूकता में। तो इसमें 25 प्रश्न ही होते हैं और अंक भी जो है दोस्तों 25 ही होते हैं। तो ये था आपका भाग 1 पेपर 1। अब हम देख लेते हैं दोस्तों जो आपका पेपर 2 है वो कैसा होगा। पेपर 2 जो है उसमें अंग्रेजी में एक लघु निबंध पत्र या संविधान की अनुसूची 8 में से किसी एक भाषा में आपको पेपर 2 देना होता है। अगर आप पेपर 1 को पास कर जाते हैं तो आपको पेपर 2 में बैठने की अनुमति मिलती है और इसमें आपको लघु निबंध लिखने होते हैं, पत्र लिखने होते हैं अनुसूची 8 की भाषा के अंतर्गत। ये जो पेपर होता है आपका पेपर 2, ये 50 नंबर का होता है और परीक्षा समय जो दिया जाता है इसमें 30 मिनट समय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट जो हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। टॉपिक कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में, वो हम आपको बता रहे हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस पहला सब्जेक्ट था पेपर 1 के लिए। और रीजनिंग में जो टॉपिक आते हैं वो पहला आता है दोस्तों सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी समानताएं और भेद। प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना। स्पेस विजुअलाइजेशन अंतरिक्ष दृश्य। एनालिसिस विश्लेषण। जजमेंट निर्णयात्मक प्रश्न। विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति। डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन विवेकशील अवलोकन। फिगर क्लासिफिकेशन चित्र वर्गीकरण।
रिलेशनशिप्स कंसेप्ट संबंध की उदाहरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, नॉन वर्बल सीरीज गैर मौखिक श्रृंखला, सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप प्रतीक और उनके संबंध, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन अंकगणित संगणना और एनालिटिकल फंक्शंस विश्लेषणात्मक कार्य। ये था आपका रीजनिंग के टॉपिक। अब हम आते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड होता है आपका मैथ जो होता है उससे कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पहला जो टॉपिक आता है आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स यानी दशमलव और अंश और संख्याओं के बीच संबंध, कंप्यूटेशन ऑफ ऑल नंबर्स यानी संपूर्ण संख्याओं की गणना, परसेंटेजेस यानी प्रतिशत, टाइम एंड डिस्टेंस समय व दूरी, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यानी मौलिक अंकगणितीय संचालन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात जिसे हम कहते हैं, एवरेजेस औसत, इंटरेस्ट ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, डिस्काउंट छूट, मेंजुरेशन क्षेत्रमिति, रेशियो एंड टाइम समय अनुपात और टाइम एंड वर्क समय व कार्य। ये आपके टॉपिक आते हैं दोस्तों मैथ में। अब हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है आपकी उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए जाते हैं पेपर 1 के लिए। तो इसमें शामिल किए जाते हैं दोस्तों बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, वोकेबलरी शब्दावली जिसमें आप जो है एरर छांटने होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक छांटनी होती है, ग्रामर व्याकरण आती है दोस्तों, सिनोनियम्स समानार्थक शब्द, एंटोनियम्स विलोम शब्द, करेक्ट यूसेज ऑफ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, और सेंटेंस स्ट्रक्चर वाक्य संरचना और राइटिंग एबिलिटी लेखन क्षमता। यह आपके इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक हैं दोस्तों। अब हम आते हैं जीके में। जीके जो होती है आपकी एक व्यापक स्तर का ये टॉपिक होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है। इसमें हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन द सोसाइटी, करंट इवेंट्स जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स खेल से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री इतिहास से, कल्चर संस्कृति से, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से, ज्योग्राफी भूगोल से, जनरल पॉलिटी सामान्य संविधान विच इंक्लूड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा आदि आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये था आपका पेपर 1। और पेपर 2 का जो है वो विषय क्या होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो एसएससी एमटीएस पेपर 2 सिलेबस जो होता है आपका उसमें पेपर 2 हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की 8वीं सूची में लिखित किसी अन्य भाषा में होगा। यह परीक्षा शैक्षिक योग्यता के साथ साथ भाषा कौशल का परीक्षण करने के लिए आयोजित की जाएगी। आवेदकों को प्रश्न पत्र में दिया गया एक लघु निबंध या पत्र लिखना होता है दोस्तों। पेपर 2 जो होता है आपका उसमें आपको लघु निबंध या ऐसे या लेटर लिखना होता है दोस्तों, जिसमें आपको 50 नंबर दिए जाते हैं और 30 मिनट का समय इसमें दिया जाता है। तो ये थे आपका पेपर 1 और पेपर 2। तो अब बात आती है दोस्तों, अगर आप ने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आप एग्जाम में बैठ गए हैं, तो आपको किस सब्जेक्ट से जो है पेपर 1 में अपना एग्जाम शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों की राय जानी गई, बहुत से जो राय देने वाले थे उनकी बातें सुनी गई, तो उसके आधार पर हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, कारण सहित आपको बताया जाएगा कि आपको सबसे पहले ये सब्जेक्ट क्यों चूज करना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जब आप एमटीएस पेपर 1 का एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके सामने 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। तो कौन सा सब्जेक्ट हम सबसे पहले चूज करें कि हमारा टाइम भी बचे और हम सभी प्रश्नों को जो है अटेम्प्ट भी कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमें इंग्लिश सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश पैसेजेस होते हैं जिनसे उत्तर चुनने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसेजेस दिए होते हैं और आपके सामने ही उत्तर उस पैसेज में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से जो है उसको चुन सकते हैं।
उत्तर हमें यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इंग्लिश को पहले सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश को सबसे पहले हमें सोल्व करना चाहिए। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे विषय पर कि दूसरा जो है इंग्लिश के बाद में कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इंग्लिश लैंग्वेज के बाद हमें मैथ सब्जेक्ट को चुनेंगे। इंग्लिश में हम देखते थे कि आपको पैसेजेस दिए होते हैं, अगर ग्रामर की आपने थोड़ी सी भी तैयारी की हो तो आप आसानी से उनको कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। इंग्लिश के आप सभी प्रश्न जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश के बाद जो है आपको शुरू करना चाहिए मैथ दोस्तों, क्योंकि मैथ जो है अगर आप प्रैक्टिस किए हुए होते हैं तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों एक कारण और होता है मैथ को निकालने का, क्योंकि ये समय ज़्यादा लेता है, और अगर आपको प्रश्न आता है तो आपको एग्जैक्ट उत्तर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको मैथ सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैथ में जवाबों को निकालने के लिए टाइम एंड प्रोसेस लगता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको दूसरे नंबर पर जो है मैथ के जवाबों को निकालना चाहिए। नोट दे रखा है कि हमेशा मैथ के सवालों को अंत से शुरू करना चाहिए। दोस्तों एसएससी वाले बहुत ही चालाक होते हैं। ये सबसे पहले आप देखेंगे कि आप अगर नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कठिन प्रश्न दिया होता है, और तब तक आते 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 25 प्रश्न तक आते हैं तो आपको जो है आसान प्रश्न दिए होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अगर मैथ के सवाल निकालने हैं तो आप हमेशा अंत से उसको निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंत में जो है आसान प्रश्न दिए हुए होते हैं, और सबसे पहले से अगर आप निकालेंगे तो शुरू में जो है कठिन प्रश्न आपको दिए हुए होते हैं। तो आप ये बातें ध्यान रखिए। तीसरा सब्जेक्ट जो होगा मैथ के बाद वो होगा रीजनिंग। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीसरा सब्जेक्ट हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में मैथ की अपेक्षा समय कम लगता है और टाइम में ही उत्तर निकल जाते हैं। दोस्तों अगर आप रीजनिंग में पारितोषिक हैं, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप रीजनिंग को तीसरे नंबर पर निकालेंगे, क्योंकि इसमें समय कम लगता है, और अगर आपको प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर आपको रीजनिंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे चौथा जो रहता है हमारा जनरल नॉलेज, उसको ही चूज करेंगे। अंत में जनरल नॉलेज शुरू करना चाहिए, क्योंकि जीके का दायरा बहुत व्यापक स्तर का होता है दोस्तों। जीके जो होती है अगर आपको आती है तो आप इसको शुरू में भी कर सकते हैं, अगर नहीं आती है तो दोस्तों मैं हमेशा सलाह दूंगा कि अगर आप व्यापक स्तर पर कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आपको वो हमेशा अंत में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें से प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि वो आते हों। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है जनरल नॉलेज जीके जो होती है उसका हम अंत में निकालेंगे। अगर आप देख लेते हैं कि नोट्स जीके सब्जेक्ट का लास्ट में शुरू करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जवाब आते हैं तो आप सीधे ही सवाल पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इसमें ना ही हमें सूत्र लगाना है, ना ही कोई नियम लगाना है दोस्तों। सीधे ही आपको अगर आपको प्रश्न आता है तो आप निकाल देंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें जीके का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है वो अंत में शुरू करना चाहिए। तो ये था आपका कि आप एग्ज़ाम पेपर 1 में किस सब्जेक्ट से शुरू करें, और हमने कारण भी आपको बता दिया। और दोस्तों अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि तुक्का मारने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। एमटीएस का पेपर जो होता है आपका, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं और एक उनमें से आपको चुनना होता है। तो दोस्तों हम आपको ऐसे सूत्र बताएंगे कि आप जिससे 10 से 12 प्रश्नों तक बिल्कुल सही तुक्के मार सकते हैं, अगर आपको उसका ए से बी तक भी ना आता हो तो। अगर आपको उस प्रश्न का आधारहीन लगता हो तो भी आप उसका
जवाब निकाल आएंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी आपसे। तो वीडियो जो है आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो हम अब बात करते हैं तुक्का मारने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला तरीका क्या है। तो मान लेते हैं आपके पास माना ये 3 प्रश्न आए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये आपके 3 प्रश्न हैं। तो अब कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों मान ले हमने जो है पहला प्रश्न का उत्तर पता है कि करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपको पता है करो या मरो का प्रसिद्ध नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए आपको दूसरा प्रश्न नहीं आता है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, आपको ये प्रश्न दोस्तों नहीं आता, मान लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, छोड़ दिया हमने दूसरा प्रश्न, उत्तर हम इसका निकालेंगे दोस्तों। अब 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं दूसरे प्रश्न को। अब तीसरा देखते हैं कि मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। हमें दोस्तों पहला आता है, दूसरा नहीं आता है, तीसरा आता है। तो तीसरा प्रश्न का जवाब जो होगा वो होगा मलिक काफूर, ठीक है। तो पहला आता, तीसरा आता, दूसरा नहीं आता। दूसरे का आंसर हम कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब आपको हम बता दे रहे हैं। आप सबसे पहले देखेंगे कि पहले ऑप्शन का जो जवाब है आपका ऑप्शन ए है, तीसरे प्रश्न का जो जवाब है आपका ऑप्शन सी है। हमेशा से ही जो आंसर की आती है आपकी उसमें 80% तक, 80 से 90% तक जो क्रम होता है ऑप्शनों के उत्तरों का वो लगातार नहीं चलता है दोस्तों। यानी उसमें चाहे सी, ए, बी, डी ऐसे होते हैं। आपने कभी कबार ही देखा होगा कि सी 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 ऐसे आंसर आपको दिए हुए हों। तो दोस्तों हमेशा आपको क्रमानुसार चलना है। मान लीजिए इसका आपका ऑप्शन ए है, तो आप ज्ञात कर लीजिए कि आपका इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, आप इसको एग्जिट कर दीजिए। तीसरा प्रश्न देखें, सी का, अगर आप सी तीसरे का प्रश्न का उत्तर है तो आप सी को भी जो है क्या कर दीजिए, इसको एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा उत्तर जो है 90% तक उत्तर बिल्कुल सही पाता है दोस्तों। आप इस उत्तर को निकालने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपका उत्तर जो है बी और डी में से होगा। ये 90% तक चांस बनते हैं दोस्तों उत्तर सही निकालने के लिए। आपको सिर्फ अब 2 प्रश्नों में से, 2 ऑप्शनों में से उत्तर को निकालना है। तो इसमें से जो सही उत्तर है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो दोस्तों आपको फिर देखना है कि आप इसको फैक्ट्री के हिसाब से कैसे जोड़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उद्योग जो है कहाँ पर लगे थे। सबसे ज़्यादा उद्योग जो है दोस्तों गुजरात में सबसे पहले लगे थे, और गुजरात में जो है सूरत है। तो इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा सूरत होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान हो जाता है जब आप 4 में से आंसर को चुनते हैं और 2 ऑप्शनों में से आंसर को चुनते हैं। तो ये था आपका एक ट्रिक दोस्तों कि आपको हमेशा क्रमानुसार चलना है। 90% तक जो है इसका सही जवाब होता है कि आप पहले को देखें, तीसरे को देखें, और अगर आप ए और सी को या जो भी आपका ऑप्शन आ रहे हैं पहले और तीसरे के, उसको एग्जिट कर दें और आपके पास फिर 2 ऑप्शन रहते हैं, फिर आप चुनें कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये था आपका पहला सूत्र। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको लगातार की बजाय अन्य प्रकार से आंसर नहीं आ रहा तो आप कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपको 15वां प्रश्न का जवाब नहीं आता है, तो क्या करें। आपके पास 100 प्रश्न होंगे तो आपको 15वां प्रश्न नहीं आ रहा है, आपका वो फॉर्मूला भी ऊपर वाला भी जो है कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो दोस्तों इसमें आपको क्रमानुसार चलना है। ऊपर वाले में हम क्रमानुसार नहीं चल रहे थे, इसमें हम चल रहे हैं। तो क्या करें, आपको ये 15वां प्रश्न नहीं आ रहा है तो क्या करें दोस्तों। तो आपको इसमें सीधा सा आपको देखना है कि जो आंसर की होती है आपकी
ऊपर नीचे वाले भी क्रमानुसार नहीं होते हैं और दाएं बाएं वाले भी क्रमानुसार नहीं होते हैं दोस्तों। तो आपको देखना है कि आपका 40वें का प्रश्न का उत्तर क्या आया है, 65वें का क्या आया है और 90वें का क्या आया है। 15वें के हिसाब से मैं आपको बता रहे हैं दोस्तों कि आपका 1 से 15 होता है, फिर 25 तक आप जाते हैं, फिर 26 से स्टार्ट करते हैं तो 25 और 15 आपका 40वां प्रश्न होता है। तो आपको ओमर शीट के अनुसार इसको करना है। जैसे ओमर शीट आपको दी होती है, एक लाइन में 25 आते हैं, फिर दूसरी में 25, फिर तीसरी में 25, चौथी में 25, ऐसे आपके ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको 40वें का, 65वें का और 90वें का उत्तर आपको देख लेना है कि आपका क्या आया। मान लीजिए आपका सी इसका आया है, ए इसका आया है और डी इसका आया है, तो 90% तक चांस बनते हैं दोस्तों कि आपका इसका आंसर बी होगा। 90% तक चांस होते हैं दोस्तों। तो ये था आपका कि आपको कोई सा भी प्रश्न नहीं आता हो। मान लीजिए आपको 25वां प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इसके आंसर देख लेते हैं कि आपका इसका आंसर क्या आया है। 50वें का मान लीजिए आपका डी आया है, इसका ए आया है, इसका सी आया है, तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्रमानुसार चलने का सही तरीका। ठीक है दोस्तों, और तीसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा। तीसरा सूत्र जो है दोस्तों, आपको बता दें, हमेशा से ही उत्तर कुंजी का अनुपात जो है 1:1:1:1 का, यानी सभी समान होते हैं। यानी ए बी सी डी का जो क्रम होता है वो आपका अनुपात जो होता है उत्तर कुंजी का, वो 25-25-25-25 का होता है। यानी अगर आप उत्तर कुंजी ऑफिशियल मिलाएंगे तो आप उसमें लगभग देखेंगे कि आपके ऑप्शन ए में 25 ही मिलेंगे, आपको ऑप्शन बी के उत्तर जो है 25 मिलेंगे, सी के 25 मिलेंगे और डी के 25 मिलेंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा देखना है कि ए बी सी डी की वरीयता हमेशा समान होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है आपको तब करनी है जब आपके पास समय बचा हुआ हो। दोस्तों आपके मान लीजिए आपके 95 प्रश्न जो हैं अटेम्प्ट हो चुके हैं, 5 रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ना ही वो फॉर्मूला लगाने की टाइम होगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको सिंपल सा एक तरीका यूज करना है कि आप गिन लेंगे कि हमने ए के निशान कितने लगाए हैं, बी के कितने निशान लगाए हैं, सी के और डी के। मान लीजिए ए के मिलते हैं आपके निशान 25, बी के मिलते हैं 23, सी के मिलते हैं 22 और डी के मिलते हैं 25। ठीक है दोस्तों, आपके 5 प्रश्न रहते हैं और 5 प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपल सा जवाब है दोस्तों कि आपको बी और सी में से उसका जवाब होगा, क्योंकि ए और डी के तो आपके जो ऑप्शनों के उत्तर हैं वो बिल्कुल मिल चुके हैं, लेकिन बी और सी के रहते हैं। तो दोस्तों आपका 100% जो मैं कह रहा हूँ आपको, उसका जवाब बी और सी में से होगा, उन 5 का। हो सकता है 96 का आपका सी हो या बी हो, 97 का बी या सी हो, 98 का सी या बी हो, 99 का 100 का, तो आपका एग्जैक्ट जवाब जो है बी और सी में से होगा। तो ये था आपका सही अनुपात देखना उत्तर कुंजी का। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दोस्तों हम आपको बता दें, ये ट्रिक जो है आपको 3 जो बताई हैं वो सिर्फ जीके और इंग्लिश में लागू होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो सकती हैं मैथ में भी लागू हो, रीजनिंग में भी लागू हो, लेकिन ज़्यादातर जो है ये जीके और इंग्लिश में लागू ये होती हैं। तो मैथ और रीजनिंग के लिए ट्रिक क्या होगी, तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बता दे रहे हैं आपको चौथी ट्रिक। ये होती है आपकी हिट एंड ट्रायल इन मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो अगर उत्तर प्रश्न से ना आ रहा हो तो ऑप्शन से निकालें। मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये प्रश्न का आया हुआ है सामने, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको दे रखा कि 1,89,100 वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला तो आपको अगर पता है तो आप सीधे से निकाल लेंगे, अगर आपको नहीं पता तो क्या करेंगे, तो आपको दोस्तों ऑप्शन से निकालना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ में जो ट्रिक होती है वो सबसे पहले अंश से निकालने की होती है। आप डी से शुरू करेंगे न कि ए से। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 330 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 330 का स्क्वायर अगर
1,89,100 आ रहा है तो आपका जवाब डी होगा। अगर वो भी नहीं आ रहा तो सी से शुरू करें, बी के, फिर ए से, ऐसे शुरू करें तो आप हिट एंड ट्रायल में मैथ और रीजनिंग में मार नहीं खाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 330 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, अगर आपके पास वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो आपका जवाब होगा 330 का स्क्वायर करेंगे तो 1,89,100 ही आएगा। आपका जवाब ऑप्शन डी ही होगा। आपको हमेशा क्या करना है कि आपको हमेशा मैथ और रीजनिंग में जवाब जो है, ऑप्शन जो है, हिट एंड ट्रायल विधि जो है, वो ऑप्शन डी से स्टार्ट करनी है, न कि ऑप्शन ए से। इसमें भी जो है आपके चांसेस समय बचने के बढ़ जाते हैं। तो ये था आपका हिट एंड ट्रायल। तो दोस्तों आपको सभी सूत्र बता दिए गए हैं। आपने एग्जाम फर्स्ट लेवल का दे भी दिया है, आपने सभी विधियां लगा भी दी है और आपका पेपर बहुत सही हो गया है। तो उसके बाद क्या, आपने अगर अटेम्प्ट किए हैं प्रश्न तो उसमें अगर आपके 50 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, तो सही सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए वो हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। जनरली हम आपको बताएंगे सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या है सेफ स्कोर, देख लेते हैं दोस्तों। तो आपने 4 सब्जेक्ट जो है अटेम्प्ट किए हैं दोस्तों। हम सभी के लिए जो है फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए बता दे रहे हैं। जनरली जो है कट ऑफ आपकी 150 में से बनती है, यानी कि पेपर 1 का 100 नंबर होते हैं और पेपर 2 के 50 प्रश्न होते हैं और 50 नंबर ही होते हैं। तो टोटल आपकी मेरिट जो बनती है, फाइनल कट ऑफ जो बनती है, वो 150 नंबरों में से बनती है। और आपके जो औसत होते हैं वो लगभग 90 से लेकर के 105 तक सभी यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज के लिए मान्य होते हैं दोस्तों। औसत आपके ये होते हैं कि आप अगर 90 से 105 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप एमटीएस के लिए चयनित कर लिए जाएंगे। तो सेफ स्कोर आपका क्या है, तो दोस्तों अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 20 से 21 प्रश्न और आपके सही हो रहे हैं 18 से 20 प्रश्न, तो आपका बिल्कुल गुड अटैम्प्ट है, आप एमटीएस की नौकरी की दौड़ में शामिल हैं। अगर आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट कर रहे हों और आपके गुड अटैम्प्ट्स होते हैं, यानी कि आपने 17 से 18 जो है अटैम्प्ट कर लिए हैं, आपका इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं बचा है, तो आपके गुड अटैम्प्ट्स माना जाता है 17 से 18। और आपके सही प्रश्न जो होते हैं 14 से 16 के बीच में अगर आपके मिलते हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, आप एमटीएस की नौकरी की दौड़ में हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अगर आपका सब्जेक्ट था और आपने अटैम्प्ट किए 23 से 24, तो दोस्तों अगर आपके 21 से 22 प्रश्न तक ठीक हो जाते हैं तो आप एमटीएस की दौड़ में बिल्कुल शामिल हैं। चाहे आपकी जो है कट ऑफ या जो आपकी वैकेंसीज दे रखी हो कितनी भी दे रखी हो, अगर आपने 21 से 22 तक जो है सभी सब्जेक्ट में या जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में अच्छे से स्कोर कर लिए हैं तो आप एमटीएस की दौड़ में शामिल हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए हम बता दें आपको, अगर 18 से 19 तक, क्योंकि इसका दायरा जो व्यापक होता है दोस्तों, इसलिए कम दिए गए हैं 18 से 19 जनरल अवेयरनेस के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़्यादा दिए गए हैं क्योंकि आपके पैसेज दिए होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आपने ग्रामर कर रखी है तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। जनरल अवेयरनेस के लिए जो होता है उसका दायरा व्यापक होता है और आपको अगर अटैम्प्ट किए भी होते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो सोच सोच के करना पड़ता है कि ये छोड़ें या करें या करें या छोड़ें। तो दोस्तों इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए आपको बता दें 18 से 19 अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं और आपके ठीक हो जाते हैं 15 से लेकर के 16 तक, तो आप एमटीएस की दौड़ में शामिल हैं। और गुड अटैम्प्ट्स होते हैं आपके 76 से 80 तक आपने गुड अटैम्प्ट किए हैं, यानी कि आपने सभी प्रश्न जो है देख देख के किए हैं और आपके उत्तर जो हैं उनका सही मिलान करने के बाद आपने देखे हैं कि आपके मार्क्स जो है 90 से 105 के बीच में आ रहे हैं, यानी 105 मैं जनरल के बता रहा हूं और 90 जो है एसटी के बता रहा हूं। तो उसके मध्य में अगर आपके प्रश्न नो के जवाब देने के बाद अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप एमटीएस की नौकरी की दौड़ में शामिल हैं दोस्तों शुरू से लेकर के यानी जीरो से लेकर के ग्राउंड जीरो से लेकर के मैंने आपको बताया है कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आपने कौन कौन से सूत्र लगाने हैं पेपर करते समय, कौन सब्जेक्ट आपको शुरू करना है, हर बात आपको इस वीडियो में बता दी गई है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।